नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और चलिए अब बारी है एरर के क्वेश्चंस की। वापस से हम लोग जो है एरर्स के क्वेश्चंस, कुछ अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस जो है वो हम लोग कर लेते हैं। और इसी तरीके से हम लोग जो है कुछ चेंज करते करते मैं आपको नई नई चीज़ें जो है बताने वाला हूँ एग्जाम रिलेटेड, जो क्लर्क में पूछी जाती है ना। अभी हमने फिलर्स किया, उससे पहले वर्ड एरर्स किए, उसके बाद वापस हम लोग एरर कर रहे हैं। अब कुछ नई चीज़ मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर दूसरी चीजें देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने दोस्तों। देखो इसका मेथड तो आपको पता है, 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी, और ई वाला जो है ये आपका नो एरर है। अगर कुछ भी एरर नहीं हुआ तो हम क्या करने वाले हैं, ई को हम लोग टिक कर देंगे, ठीक। अब आप एक चीज देखो, इसमें किसी भी तरीके का एरर आ सकता है, इसका मतलब हमको पूरा स्टार्टिंग से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो पढ़ते हैं सबसे पहले। The official said all renew licenses may be collected from the cashier's counter after paying the fees। ठीक है, इजी है ये। क्या बोला जा रहा है, देखो ऑफिशियल जो है उसने कहा, क्या कहा कि जितने भी रिन्यू वाले जो लाइसेंसेस है वो कहां से कलेक्ट किए जा सकते हैं, वो कलेक्ट किए जा सकते हैं कैशियर के काउंटर से, आफ्टर पेइंग द फीस भरने के बाद में, ठीक। ये इसका मीनिंग आ रहा है। अब देखते हैं, तो देखो यहां शुरुआत में अगर हम देखें, यहां पर आपका द आर्टिकल जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक। अब द के बाद क्या आता है दोस्तों, द के बाद नाउन आता है, ठीक है। अब यहां पर लिखा है ऑफिशियल। दोस्तों ऑफिशियल भी सही है, और ऑफिसर अगर लिखा होता तो भी सही है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऑफिसर होना चाहिए, है ना, दोनों सही है, ऑफिशियल भी ठीक है और ऑफिसर जो है वो भी सही है कि ऑफिसर सेड, उसने कहा, और ऑफिशियल कहा, ठीक है। ऑफिशियल बेसिकली ऑफिशियल का मतलब होता है जो ऑफिस कर्मी, जो ऑफिस में जॉब करता है, और ऑफिसर जो है एक अपने आप में पोस्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही यहाँ पर ठीक लगेगा। आप देखो तो ऑफिशियल्स ने कहा, क्या कहा, देखो सेड, अब ये आपका पास्ट टेंस चल रहा है कि ऑफिशियल ने कहा क्या, ऑल रिन्यू लाइसेंसेस। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर एक मजेदार चीज है, उम्मीद है आपको कुछ नई चीज यहां पर सीखने को मिलेगी। देखो क्या बोला जा रहा है कि यहां पर ऑल, चलिए ठीक है, सभी, ठीक, उसके बाद रिन्यू, और उसके बाद यहां पर लिखा है लाइसेंसेस। दोस्तों लाइसेंसेस जो है वो हमारा नाउन है, ठीक। ये नाउन है, किस तरह का नाउन है, प्लूरल नाउन है। और ये जो वर्ड है रिन्यू, आप देखो रिन्यू जो वर्ड है, ध्यान देना, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। रिन्यू जो वर्ड है वो आपका क्या है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और एक वर्ड और होता है दोस्तों, अगर मैंने इसमें जो है ईडी लगा दिया, ध्यान देना, रिन्यूड, तो ये अब आपका बन जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से न्यू एक शब्द है, न्यू मतलब नया, और ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ये भी क्या है, आपका एडजेक्टिव है। लेकिन एक्सक्यूज मी, रिन्यू जो है ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रिन्यू जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब यहां पर आप देखो कि ऑल रिन्यू लाइसेंसेस, तो हमको जो है यहां एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो लाइसेंस को डिफाइन कर रहा हो। भाई किस तरह के लाइसेंस, इसका मतलब यहां पर कोई एडजेक्टिव की प्लेस बनती है, ठीक है ना। किसकी प्लेस बन रही है दोस्तों, किसी एडजेक्टिव की प्लेस बन रही है, और एडजेक्टिव है तो मतलब यहां पर वर्ब, इसको हमको कन्वर्ट करना है एडजेक्टिव में। मतलब हम सिंपली इसमें क्या करने वाले हैं, यहां पर दोस्तों हम लोग ईडी लगा देंगे, ठीक है। अब देखो कि द ऑफिशियल सेड ऑल रिन्यूड लाइसेंसेस, किस तरह के लाइसेंसेस, रिन्यूड किए हुए, है ना, एकदम नए। यहाँ पर रिन्यूड का मीनिंग जो है ना, रिन्यूड का मीनिंग हो जाता है न्यू, कि जितने भी नए जो बनाए गए जो लाइसेंसेस हैं वो सारे जो हैं वो कलेक्ट किए जा सकते हैं, कहां से, कैशियर्स के काउंटर से। कैसे, आफ्टर पेइंग द फीस। इसका मतलब एरर हमारा ए में है, और बाकी जो है किसी में भी कोई एरर नहीं, देखो आप, हमारा बाकी पूरा करेक्ट है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा एरर का शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, नो सूनर द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट
देन अ ग्रुप ऑफ आर्म कमांडोज एंड पुलिसमैन वर रेडी टू सराउंड इट। ठीक, ये इसमें क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, कभी भी हमको जो है ऐसे वर्ड्स जैसे आ जाते हैं, जैसे ये हमारा वर्ड है नो सूनर, एक मैंने आपको बताया था हार्डली, रेयरली, स्कार्सली। ठीक है, इस तरह के वर्ड आते हैं, तुरंत जो है हमारे दिमाग में इसके बेस्ड के जो रूल्स हैं वो आ जाना चाहिए। ठीक है, कि जब देखो मैं बता देता हूं कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो वर्ड है क्या है दोस्तों, नो सूनर। अब नो सूनर हो गया, इसका एक रूल है। ठीक, इसका कौन सा रूल है? इसका रूल है रूल ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, इसको कहा जाता है रूल ऑफ इन्वर्जन। और ये रूल ऑफ इन्वर्जन हमारा कहता है दोस्तों कि सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले हमारा आता है ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक, इसको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद जो है क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। अब इसमें जो है हम दो फॉर्मूलेज लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे, ध्यान देना दोस्तों। ऑक्सिलरी वर्ब यदि हमने क्या लिया, डिड लिया, ध्यान देना, और उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म आने वाला है। ठीक, अगर ऑक्सिलरी वर्ब आपका डिड है तो मेन वर्ब का क्या आने वाला है, फर्स्ट फॉर्म आने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से यदि ऑक्सिलरी वर्ब आपका हैड है तो ऑक्सिलरी वर्ब अगर आपका हैड है दोस्तों, तो उस कंडीशन में ये हमारा सब्जेक्ट और मेन वर्ब जो है उसका सीधा सीधा थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा पहले हम ये देख लेते हैं कि देखो नो सूनर द प्लेन लैंडेड, बस यहां तक हम चेक करते हैं ए वाले हमारे पॉइंट में, क्या ये ए वाला जो हमारा पॉइंट है क्या ये रूल ऑफ इन्वर्जन के अकॉर्डिंग है। देखो नो सूनर लगा है, चलिए उसके बाद देखो द प्लेन क्या है दोस्तों, द प्लेन हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। और उसके जस्ट बाद में यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब का क्या लिखा है दोस्तों, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, सब्जेक्ट भी दिया है, मतलब मिसिंग क्या है, मिसिंग हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ है, हमारा दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग है। और इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उस हिसाब से यहाँ पर हैड जो है वो हमारा यहाँ पर मिसिंग है। इसका मतलब यहाँ ए के अंदर हमारा एरर निकल कर आ गया। ठीक है ना, क्या होगा हमारा सही आंसर क्या होने वाला है कि नो सूनर हैड द प्लेन लैंडेड। बिल्कुल याद रखो दोस्तों नो सूनर का रूल, जैसे ही ये वर्ड दिमाग में आता है तुरंत इसका रूल आ जाना चाहिए कि सबसे पहले हमको ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। हाँ, अगर यहाँ पर लैंड लिखा होता है ना तो हम लोग फिर यहाँ पर डिड लगाते। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है तो यहां पर डिड लग जाता, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहां पर फिर हमने हैड लगा दिया। तो एक तो रूल ये था। ठीक है दोस्तों, नो सूनर का एक रूल हमारा ये है जो हमारा फर्स्ट में एरर लेकर आ गया। आगे इसका थोड़ा सा हम चलते हैं कि नो सूनर कभी भी आता है, ध्यान देना, नो सूनर आया, ठीक, उसके बाद ये सब आया, डैश डैश डैश, उसके बाद दोस्तों एक कनेक्टर आता है। ठीक, देन क्या आता है, देन, मतलब नो सूनर के बाद क्या आता है, देन। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि नो सूनर जो है उसकी पेयरिंग किससे बनती है, देन से। देखो या तो देन से बनेगी या कई जगह केवल कॉमा आ जाता है, दोनों सही है। ठीक है, या तो देन होगा या फिर कॉमा होगा। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि नो सूनर द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन अ ग्रुप ऑफ आर्म कमांडोज एंड पुलिसमैन वर रेडी टू सराउंड इट। कि तब क्या हुआ कि आर्म कमांडोज का ग्रुप और पुलिस का ग्रुप जो है दे वर रेडी टू सराउंड इट, वो तैयार हो गए उसको क्या करने के लिए, उसको सराउंड करने के लिए, उसको आसपास से घेरने के लिए। ठीक है, तो देखो नो सूनर के बाद किसका पेयर आता है, देन का। उस हिसाब से यहां पर ये बिल्कुल एक्यूरेट है, प्रॉपर है। इसका मतलब बी के अंदर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, बी में हमारा कोई एरर नहीं है। देखो दोस्तों, ये जो वर्ड है नो सूनर, इसी तरीके के और भी बहुत सारे कुछ वर्ड्स मैं लिखता हूं जो ये रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे एक वर्ड है हार्डली।
ठीक है, हार्डली। अब ये याद रखना है कि हार्डली, उसके बाद आपका ये रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो करेगा, और उसके बाद जो है हार्डली के बाद दोस्तों व्हेन आता है। हार्डली के बाद क्या आता है? व्हेन आता है। नो सूनर के बाद क्या आता है? देन आता है। ये आप याद रखो। और कुछ वर्ड्स हैं जो रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो करते हैं, जैसे सेल्डम, या फिर रेयरली, या फिर स्कार्सली, ठीक है, स्कार्सली, या फिर नेवर। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये इसके बाद भी क्या आने वाला है दोस्तों? रूल ऑफ इन्वर्जन हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मेन मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। आगे इसमें देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कुछ और एरर है या फिर ये करेक्ट है। तो देखो आप, नो सूनर हैड द प्लेन लैंडेड, ठीक, इतना क्लियर है। ए में एरर, एट द एयरपोर्ट देन, ये भी ठीक है। अब देखो, अब ये देन के बाद में एक नया सेंटेंस शुरू हो गया। ठीक है, देखो यहां से अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडोज, देखो यहां किसकी बात हो रही है? अ ग्रुप की। और ये ग्रुप हमारा जो है यहाँ पर एक तरह से सब्जेक्ट है। क्या है? एक नया सब्जेक्ट है। कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब दोस्तों एक नया रूल आ गया। देखो कैसा रूल आया नया? नाउन वन मैंने आपको बताया था, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन, फिर नाउन टू, और उसके बाद जो वर्ब आता है वो किसके अकॉर्डिंग आने वाला है? अकॉर्डिंग टू नाउन वन। ये रूल मैंने आपको बताया था। यहां पर आप देखो, अ ग्रुप, ये आपका सब्जेक्ट वन या फिर नाउन वन इसको आप बोलो, ठीक। उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद देखो आर्म्ड कमांडोज, इसको नाउन टू हो गया। पुलिसमैन, ये नाउन थ्री हो गया। और उसके बाद देखो वर्ब आया, उसके बाद वर्ब आया, तो ये जो वर्ब है यहां पर ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। अब हमको वर्ब लगाना है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट वन के या नाउन वन के अकॉर्डिंग। और ग्रुप जो है दोस्तों, ग्रुप आपका कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन हमेशा आपका क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर नाउन है, उसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमने सिंटेक्स के रूल में पढ़ा था कि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल वर्ब। तो बिल्कुल आप याद रखें कि नाउन वन ऑफ प्रीपोजिशन के पहले वाला जो भी नाउन जैसा उसका नेचर है, उसी हिसाब से हम लोग जो है वर्ब हमारा लगाने वाले हैं, है ना। फिर चाहे यहाँ ऑफ के बाद कितने भी नाउन आए, नाउन टू हो, नाउन थ्री हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन हमको क्या देखना है? वर्ब और नाउन, इन दोनों का जो रिलेशन हमको देखना है वो हमारा फर्स्ट वाले नाउन के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हमारा ग्रुप जो है सिंगुलर है, और इस हिसाब से यहाँ पर वर्ब गलत हो गया, वॉस जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखो कि ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडोज एंड पुलिसमैन वॉस रेडी टू सराउंड इट, उसको सराउंड करने के लिए, उस प्लेन को घेरने के लिए ये लोग पूरी तरीके से तैयार थे। ठीक, क्लियर। चलिए तो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं फिर से। No sooner had the plane landed at the airport than a group of armed commandos and policemen was ready to surround it। ये हमारा हो गया आंसर। और एरर जो है दोस्तों हमारा किस किस में है? ए में हमारा एरर और डी में हमारा एरर। ठीक, मल्टीपल एरर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट 101 वाला जो क्वेश्चन है हमारा क्या बताया जा रहा है? देखो, sluggish rural wages and a disappointing performance refers directly subdued rural activities and income। क्या इसका मीनिंग है दोस्तों? देखो सबसे पहले तो क्या स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पर स्लगिश रूरल वेजेस। किस तरह की रूरल? रूरल मतलब जो ग्रामीण, और वेजेस उनकी जो उनको जो भत्ता मिलता है, जो तनख्वाह उनको मिलती है, या जो भी वो जो दिहाड़ी जिसको बोला जाता है जो उनको मिलती है, तो वो कैसी है दोस्तों? वो स्लगिश है। अब स्लगिश का मतलब होता है बहुत ही कम। ठीक है, क्या मतलब होता है? कम, बिल्कुल मामूली जिसको बोला जाता है। तो ये स्लगिश, कम या फिर मामूली, क्या बोला जा रहा है कि वो जो मामूली है, जो थोड़ी सी जो रूरल वेजेस जो मिलती है,
और देखो यहाँ पर रूरल, उसके बाद वेजेस। अब वेजेस क्या है दोस्तों, हमारा नाउन है, ठीक है ना, वेजेस हमारा नाउन है। उसके बाद देखो एंड कंजंक्शन यहाँ पर लग गया, और उसके बाद और डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, क्या उसके बाद ये परफॉर्मेंस, ये भी हमारा एक नाउन है। किस तरह का परफॉर्मेंस, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, एकदम नाखुश करने वाला, डिसअपॉइंट करने वाला जो परफॉर्मेंस है, रिफर्स, वो रिफर करता है डायरेक्टली सबड्यूड रूरल एक्टिविटीज एंड इनकम। कहने का मतलब इसका मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है कि एक तो कम रूरल वेजेस, और दूसरा ये जो खराब परफॉर्मेंस है ना, डिसअपॉइंटिंग मतलब खराब परफॉर्मेंस, ये दोनों के दोनों किस चीज को इंडिकेट करते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल्ड। सबड्यूड का क्या मतलब है, कंट्रोल्ड वे में, ठीक है, एक कंट्रोल्ड रूरल एक्टिविटीज एंड इनकम। मतलब आप इसमें यही कहा जा रहा है कि पहली बात तो उसका जो रूरल वेजेस हैं वो कम है, दूसरा जो परफॉर्मेंस है वो भी इतना डिसअपॉइंटिंग है, इतना ठीक नहीं है। ये दोनों जो है ये रिफर करता है कि वहाँ पर जो है एक तो एक्टिविटीज और इनकम दोनों ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड में है, मतलब किसी के कमांड के अंतर्गत है, ठीक है, वो फ्री नहीं है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब हम लोग समझते हैं पूरा स्टार्टिंग से। देखो यहाँ पर स्लगिश रूरल वेजेस, तो ये रूरल और ये जो है आपके क्या है दोस्तों, ये स्लगिश आपका एडजेक्टिव है, और ये पूरा रूरल वेज जो है ये आपका एक नाउन है। अब एंड से देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका नाउन वन, ठीक है, नाउन वन, उसके बाद एंड ये कंजंक्शन आया, और उसके बाद दोस्तों नाउन टू आ गया। अब ये बहुत ही मजेदार आपको एक रूल मैं बताता हूं, ठीक है ना। देखो नाउन वन, उसके बाद एंड, और उसके बाद नाउन टू, ये आपकी अगर कंडीशन बनती है दोस्तों, तो वर्ब जो आना है वो क्या होगा, वर्ब कैसा होने वाला है, वर्ब हमारा हो जाएगा प्लूरल वर्ब। क्यों, क्योंकि आप देखो एक नाउन, वन नाउन, और एंड से जो है, एंड में हमेशा सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच होता है भाई, जो इधर भी नाउन है तो यहाँ पर भी नाउन होगा, और वन और वन, वन प्लस वन टू होता है भाई। एंड किसका काम करता है, ऐड करने का काम करता है, ठीक है ना। तो जब ऐड हो रहा है एक और एक दो, इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ब है वो कैसा आना है, प्लूरल वर्ब आना है। तो ठीक है ना, देखो स्लगिश रूरल वेजेस, और उसके साथ में डिसअपॉइंटिंग, बिल्कुल निराश करने वाला जो परफॉर्मेंस है, ये दोनों रिफर्स। अब देखो आप, रिफर्स हमारा वर्ब है दोस्तों, रिफर्स हमारा वर्ब है, एस लगा है तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, तो ये यहाँ नहीं होने वाला है। हमको जो है इसको वर्ब कैसा करना है, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। मतलब एस जो है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, एस को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, तो ये हमारा प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब हो गया। अब हमारा ये सही है, इसका मतलब एरर जो है वो बी के अंदर, बी वाला हमारा रॉन्ग, ठीक। देखो आप, स्लगिश रूरल वेजेस एंड और डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, रिफर, वो रिफर करता है किसको, डायरेक्टली सबड्यूड। अब देखो एक और चीज मैं बताता हूं दोस्तों, ये याद रखना, ये जो वर्ब है आपका रिफर, ये हमेशा इसके साथ क्या आता है, रिफर, उसके बाद टू। तो रिफर जो है उसके बाद टू प्रीपोजिशन आता है। अब यहां पर क्या होगा, रिफर टू डायरेक्टली, सबड्यूड नहीं होगा, रिफर डायरेक्टली टू। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो डायरेक्टली है ये इसका एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब पहले हम लोग लगा देंगे, और उसके बाद यहां पर टू प्रीपोजिशन हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। अब हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखो, sluggish rural wages and a disappointing performance refer directly to subdued rural activities and income। किस प्रकार की रूरल एक्टिविटीज और इनकम की यहाँ पर बात की जा रही है, सबड्यूड रूरल एक्टिविटीज एंड इनकम की, मतलब कंट्रोल्ड वे में जो एक्टिविटीज और जो इनकम है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। इसका मतलब क्या दोस्तों, कि एरर हमारा सी, मतलब बी और सी जो है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बी और सी में एरर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला 102 का हमारा क्वेश्चन। देखो आप क्या लिखा है, इफ जजेस विल बी अलाउड टू इजीली डिपार्ट फ्रॉम जजमेंट
citizens might found themselves in a difficult position। क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है दोस्तों? देखो if का मतलब होता है यदि, और पूरा इसको समझाने से पहले ही मैं आपको बिल्कुल एक चीज बता देता हूं, ठीक है? क्या बता देता हूं दोस्तों? एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखो आप कि जब भी आपका इफ से शुरुआत हो रहा है सेंटेंस, ठीक है, जब भी आपका सेंटेंस किससे शुरुआत हो रहा है दोस्तों? इफ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि आगे का जो सेंटेंस है वो आपका कौन सा होने वाला है? कंडीशनल सेंटेंस होने वाला है, ठीक है दोस्तों? कौन सा सेंटेंस होगा? कंडीशनल सेंटेंस होगा। देखो इफ का क्या होता है कि इफ जैसे आपने शुरू किया, ठीक, उसके बाद बेसिकली दो सेंटेंसेस होंगे इसमें, ठीक है? एक तो कंडीशनल सेंटेंस होगा, तो मान लेते हैं ये कंडीशनल सेंटेंस है, उसके जस्ट बाद में कॉमा लिखा होगा, लगा होगा जो कंडीशनल सेंटेंस है उसके बाद, और फिर आपका जो होगा प्रिंसिपल सेंटेंस, या फिर आप इसको जो है प्रिंसिपल क्लॉज बोल दो, ठीक है? इसको कंडीशनल सेंटेंस को आप जो है और क्या बोल सकते हो? सब ऑर्डिनेट, क्या बोल सकते हो दोस्तों? सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है हम इसको बोल सकते हैं। अब रूल क्या है वो मैं आपको बताता हूं, बहुत इजी है दोस्तों रूल। देखो क्या रूल है, एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है ये कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा, बस ये आप याद रखो, नेवर कम्स इन फ्यूचर टेंस, बस दैट्स इट। ये आप याद रखो कि जो कंडीशनल सेंटेंस है वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं आने वाला, इतना याद रखो। प्रिंसिपल सेंटेंस ये आ सकता है, ये जो है आपका कॉमा में आ सकता है, कॉमा के बाद में। आप देखो इसको, अब हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। देखो इफ लिखा है, इफ जजेस विल बी अलाउड, तो सबसे पहले तो आप इसको कैंसिल कर दो। क्यों कैंसिल कर दो? क्योंकि यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है और ये कभी भी हमारा क्या नहीं हो सकता? फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, ठीक? एक चीज पता करी। अब हम लोग समझते हैं क्या है इसमें। तो देखो इफ जजेस विल बी अलाउड टू इजीली डिपार्ट, कि यदि जजेस जो है उनको आप परमिशन दे दोगे कि आसानी से जो है वो अपने जजमेंट से डिपार्ट हो जाए, मतलब अपने जजमेंट से पलट जाए, अलग हो जाए। फिर देखो यहाँ पर दिया गया है कॉमा, Citizens might found themselves in a difficult position, कि फिर जो नागरिक है वो अपने आप को किस पोजीशन में पाएंगे? वो अपने आप को कठिन परिस्थिति में पाएंगे, ठीक? मीनिंग तो आपको समझ में आया कि भाई हम यदि जजेस को जो है इतनी आसानी से, अगर जजेस को हम लोग उनका फैसला अगर वो बदलने देंगे या उनको ऐसा अलाउ किया जाएगा कि वो अपना फैसला बड़ी आसानी से बदल दे, उस पर्टिकुलर परिस्थिति में क्या होगा कि सिटीजन्स जो है वो अपने आप को बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में पाएंगे, ठीक? ये इसका मीनिंग है। देखो मैंने बताया आपको कि इफ जजेस विल बी यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग होगा, तो सिंपली विल बी के बदले आर जो है ये हमारा हो जाएगा। देखो अगर ये आपका फ्यूचर में नहीं होने वाला है तो किस में होगा? तो आपका दोस्तों ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? सिंपल वाला सेंटेंस हो जाएगा, ठीक? तो जैसे विल बी अलाउड है तो ये आर अलाउड हो गया। तो इफ जजेस आर अलाउड, तो एरर हमारा ए के अंदर है। इफ जजेस आर अलाउड किस चीज के लिए? आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे कोई एरर है या नहीं। तो देखिए जजेस आर अलाउड टू इजीली डिपार्ट फ्रॉम जजमेंट, की अगर वो अपने जजमेंट से डिपार्ट हो जाते हैं, अपने जजमेंट से जो है अलग हो जाते हैं या फिर पलट जाते हैं, तो क्या होगा? कॉमा सिटीजन्स माइट। अब ये माइट का हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। माइट जो है एक होता है मे, ठीक है? इसका पास्ट टेंस होता है माइट। अब माइट हो या फिर मे हो, एक चीज आप याद रखो, ये आपके मे हो गया, माइट हो गया, उसके अलावा विल शैल हो गया, ठीक? या फिर कैन कुड हो जाएगा कैन कुड, ये सब के सब जो है आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। क्या है दोस्तों? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। आप एक चीज याद रखो कि इनके जस्ट बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म आता है, याद रखना। इनके जस्ट बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और अगर इनके साथ बी लग गया, देखो जैसे कैन बी,
या कुड बी, मे बी, माइट बी, विल बी, शैल बी, अगर इनके साथ बी लग गया तो फिर अलग अलग कंडीशंस है, लेकिन वर्ब होगा तो थर्ड फॉर्म का वर्ब होगा। ठीक है, मतलब बी के बाद नाउन भी हो सकता है, बी के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन अगर वर्ब हुआ तो बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होने वाला है। ठीक है ना, कौन सा फॉर्म होने वाला है? थर्ड फॉर्म। लेकिन कब? जब मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। हाँ, अगर डायरेक्ट इसके बाद कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा फॉर्म होने वाला है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर आप देखो माइट और ये फाउंड, तो ये फाउंड तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना, ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हमको इसका फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो राइट आंसर जो है इसका फाइंड हो जाएगा। तो माइट फाइंड देमसेल्व्स इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, तो सी वाला भी हमारा एरर है और ए वाला। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारा दोस्तों ए और सी, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हुआ पूरा? एक बार राइट आंसर पढ़ते हैं। इफ जजेस आर अलाउड टू इजीली डिपार्ट फ्रॉम जजमेंट, सिटीजन्स माइट फाइंड देमसेल्व्स इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत दोस्तों एक बार फिर आप सभी का, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं 103 वाला हमारा क्वेश्चन। नॉट ओनली द डायरेक्टर मेड एन इम्पैक्टफुल डेब्यू बट ऑल्सो इंक्रीज्ड द मोटिवेशन ऑफ ऑल लार्ज एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, क्वेश्चन है आपका ये, और मीनिंग इसमें क्या बताया जा रहा है? देखो, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है? नॉट ओनली से शुरुआत। तो मैं आपको फिर से एक चीज बता दूं कि ये जो आपका नॉट ओनली है, उसके बाद पेयर में जो है क्या आता है? बट ऑल्सो आता है। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है, और इसका दोस्तों एक रूल है जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं, मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, ये आपका एक क्या है? कंपाउंड कंजंक्शन है। ठीक है ना, एक आपका ये कंपाउंड कंजंक्शन है, मैं आपको इसका रूल अभी बताने वाला हूं। पहले हम समझते हैं कि नॉट ओनली द डायरेक्टर मेड एन इम्पैक्टफुल डेब्यू, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ना केवल जो डायरेक्टर है उसने क्या किया, उसने एक बहुत ही इम्पैक्टफुल, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू किया। मूवी में डेब्यू करते हैं ना, डेब्यू मतलब फर्स्ट टाइम जो उसने किया है ना, एकदम स्टार्ट किया, एक तरह से फर्स्ट टाइम कोई चीज एंट्री करते हैं उसको डेब्यू कहते हैं, और उसकी स्पेलिंग बिल्कुल ये है DEBUT, टी साइलेंट है। ठीक है, तो ना सिर्फ जो डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छी, बहुत ही मजबूत एक स्टार्टिंग की, बट ऑल्सो है ना, लेकिन उन्होंने क्या किया? इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ ऑल द लार्ज एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस की। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? मोटिवेशन लेवल जो है किसका? सभी लार्ज और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटे बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबका जो मोटिवेशन है, सबका जो आत्मविश्वास है, उसको बढ़ाने का काम किया। तो इसका मीनिंग क्या होता है? ना केवल, है ना, ना केवल लेकिन, इस तरीके से इसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो मीनिंग आपको समझ में आया कि ना सिर्फ डायरेक्टर ने जो है बहुत बढ़िया डेब्यू किया, बहुत अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने बहुत सारे लार्ज और स्मॉल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या किया? उनका मोटिवेशन बढ़ाया, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया। तो ठीक है, ये आपका सेंस यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब देखते हैं इसमें जो मैं रूल की बात कर रहा था दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, याद रखो कि नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो के बाद, दोनों के बाद, ध्यान देना, दोनों के बाद क्या आता है दोस्तों? सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। और इसको और मैं सिंप्लीफाई करूं, आप इस तरीके से इसको याद करो दोस्तों कि बट ऑल्सो के बाद, ध्यान देना, बट ऑल्सो के बाद जिस किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड यहां पर आ रहा है, सेम उसी पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड हम लोग यहां पर नॉट ओनली के बाद में लिखने वाले हैं बस। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, अगर दोस्तों मान लो बट ऑल्सो के बाद नाउन है, ध्यान देना, बट ऑल्सो के बाद अगर नाउन है तो नॉट ओनली के बाद भी हमको नाउन ही लिखना है, या फिर
नाउन ही आना चाहिए, ठीक है। बट नॉट ओनली के बाद भी क्या आना चाहिए, नाउन ही आना चाहिए। उसी प्रकार देखो अगर बट ऑल्सो के बाद कोई वर्ब है, ठीक है, तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब हो जाएगा। बट ऑल्सो के बाद कोई एडजेक्टिव है तो नॉट ओनली के बाद भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बट ऑल्सो के बाद जो है कुछ भी हो, चाहे एडवर्ब हो, कुछ भी हो, कोई भी XYZ आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो, सेम वही पार्ट ऑफ स्पीच, वही मतलब वही शब्द नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब एडवर्ब है तो कोई दूसरा एडवर्ब का वर्ड हो सकता है, लेकिन होना एडवर्ब चाहिए। नाउन है तो नाउन का कोई दूसरा वर्ड हो सकता है, लेकिन होना नाउन चाहिए। क्लियर हो रही बात? तो ये आपको देखना है कि जो भी, अच्छा देखना कैसे है, बट ऑल्सो से देखना है, ये नहीं कि नॉट ओनली से देखना है। नॉट ओनली के बाद जो है वो बट ऑल्सो के बाद नहीं होना चाहिए, मतलब आपको देखना किससे है, बट ऑल्सो से। बट ऑल्सो के बाद जो भी पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है, सेम उसी पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड आपका नॉट ओनली के बाद आना चाहिए। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन में देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है कि नॉट ओनली द डायरेक्टर मेड एन इंपैक्टफुल डेब्यू, की ना सिर्फ उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेब्यू किया, ये देखो, बट ऑल्सो, ध्यान देना, बट ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब देखो इंक्रीज्ड क्या है, इंक्रीज्ड हमारा ईडी लगा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या है दोस्तों, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका क्या मतलब है कि ये जहां भी हमारा नॉट ओनली है उसके बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो देखो अब जैसे हमारा नॉट ओनली यहाँ है और इसके जस्ट बाद क्या लिखा है, द डायरेक्टर, जो कि नाउन है। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये मेड को, क्योंकि यही है हमारे पास वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये मेड को उठा के हम यहां ले आए, ऐसा नहीं करना है, ध्यान देना है, ठीक है। ये चूक मत करना कि ऐसा नहीं करना है कि नॉट ओनली मेड द डायरेक्टर, ऐसा नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं कि ये नॉट ओनली को उठा के, नॉट ओनली को उठा के आपको जस्ट मेड के पहले शिफ्ट करना है, ये आपको करना है, ठीक है ना। मतलब हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा क्या होगा, नॉट ओनली हम लोग यहां पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहां इसका प्लेसमेंट गलत है। क्या पढ़ेंगे, द डायरेक्टर, उसके बाद नॉट ओनली, ध्यान देना, द डायरेक्टर नॉट ओनली मेड एन impactful debut but also increase the motivation of all the large and small groups। क्लियर हो रही बात? इस तरीके से हमको इसको करना है, ठीक है, कि नॉट ओनली को जो है वहां शिफ्ट करना है जहां पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो, बट ऑल्सो के बाद वाला पार्ट ऑफ स्पीच हो। क्लियर हो रही बात? देखो बट फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों के बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। जो पार्ट ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के बाद है, जैसे बट ऑल्सो के बाद नाउन है, सॉरी वर्ब है और उसका सेकंड वाला फॉर्म है, ठीक वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए नॉट ओनली के बाद। अब करना क्या है कि नॉट ओनली को वहां लेके जाओ उसके जस्ट पहले जहां वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ऐसा नहीं कि वर्ब को उठा के यहां पर लेकर आओ, ठीक, ये करना है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें एरर हम क्या लगाएं, ए में एरर लगाएं कि बी में? तो दोस्तों आपको ये देखना है कि ये जो नॉट ओनली है इसका गलत प्लेसमेंट कहां पर है, ये गलत कहां पर लगा है। तो जाहिर सी बात है ये गलत प्लेस्ड यहां पर है ए वाले में, इसका मतलब ये हमारा एरर है, ठीक है, ए वाला एरर है, यहां नहीं देखना है हमको, ठीक है, जहां रॉन्ग उसका प्लेसमेंट है वो हमारा एरर है। इसका मतलब ए जो है ये हमारा आंसर है, ठीक, क्लियर हुआ? तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के रूल से हमको ये चीज क्लियर हो गई कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच आना है, जो बट ऑल्सो के बाद है सेम वही जो है नॉट ओनली के बाद होना चाहिए। अब देखो है द डायरेक्टर नॉट ओनली मेड एन इंपैक्टफुल डेब्यू बट ऑल्सो इंक्रीज द मोटिवेशन। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे और कुछ एरर है क्या? तो देखो बट ऑल्सो इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ ऑल लार्ज एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर दोस्तों एक अलग ही तरह का एरर है, बहुत अलग तरीके का एरर है, ठीक है। क्या एरर है आप लोग सोचो, बताओ जरा क्या एरर है। बहुत मजेदार चीज मैं आपको बताने वाला हूं। और देखो इस लेवल के जो है क्वेश्चंस आते हैं एरर करेक्शन में, हमारा पूरा दिमाग घुमा के रख देने वाला इस तरीके के भी एरर आते हैं दोस्तों। सोच भी नहीं सकते हो आपकी ये भी एरर हो सकता है, बट ये एरर है, ठीक। चलो बताओ जरा एरर मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये जो आपका लिखा है लार्ज एंड स्मॉल,
ये जो लिखा है ना, ये आपका एक्चुअल में गलत है। देखो लार्ज एंड स्मॉल नहीं, बिग एंड स्मॉल, बिग एंड स्मॉल ये आपका दोस्तों एक ईडियम है। क्या है? एक आपका ये ईडियम है और ये बिल्कुल इसी तरीके से रहता है जैसा ये है यहाँ पर, बिल्कुल उसी तरीके का ईडियम यहाँ पर होने वाला है ना। बिग और स्मॉल इस तरीके से लिखते हैं भाई, हम लार्ज और स्मॉल नहीं लिखते, बड़ा और छोटा हम इस तरीके से लिखते हैं। बड़ा बोलते हैं ना, बड़े और छोटे, छोटे बड़े हम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटे बड़े, बट इंग्लिश में उसको उल्टा कर देते हैं, बड़े और छोटे। तो यहाँ पर लार्ज और स्मॉल ये नहीं होने वाला है। लार्ज यहाँ पर रॉन्ग, और इसके बदले यहाँ पर, अच्छा इसको पूरा करते हैं, बड़ा और छोटा, ठीक। और यहां पर आपका लार्ज के बदले क्या हो जाएगा दोस्तों? बिग हो जाएगा। बिग जो है वो सही हो जाएगा कि बिग एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। इसका मतलब एरर जो है वो हमारा ए के अंदर है और डी के अंदर, ये हमारे दोनों आंसर हैं, ए और डी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? आई होप मेरे एक्सप्लेनेशन जो मेरा समझाने का तरीका है आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।